और बाकी जो है आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सब कोई आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम जारी करेंगे। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आवाज एंड जो वीडियो जो है सब ठीक ठाक है, तो उसके बाद जो है पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार जो है सब कोई जल्दी से आ जाएंगे, फिर जो है हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आजकल नेटवर्क की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। चलिए तो अब यहाँ पे हम देर नहीं करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करेंगे जल्दी ही। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आवाज चलिए तो यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ से अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम हैं। ठीक है, तो इन नियम को हम जान लेते हैं कि कैसे और आरेख बनता है, ग्राफ बनता है, फिगर बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, आ जाएंगे जल्दी से तो अच्छा रहेगा, वरना छूट जाएगा तो दिक्कत होगी। चलिए यहाँ पे पहला नियम देखेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। ध्यान देना है पहला नियम कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है और इसके ठीक समांतर पैरेलल प्रकाश की किरण, ये जो है आपको दिख रहा होगा, पैरेलल है एकदम से, ये पैरेलल लाइन है, ये प्रकाश की किरण है। परावर्तन के पश्चात ये अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। जब ये जो है दर्पण पे पड़ रही है तो उसके बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। पहला नियम ये है। ठीक है, सेकेंड रूल से देखेंगे, सेकेंड रूल में क्या बोला जाएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखिए अब जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो कहां से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखिए यहाँ से जो है प्रकाश की किरण एकदम बिल्कुल फोकस से होकर गुजर रही है। ये पॉइंट्स जो है आप लोग को नोट करना होगा, ध्यान देना होगा कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो ये जो है मुख्य अक्ष के एकदम बिल्कुल समांतर, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जो है रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकलती है। ठीक है, तो चलिए तीसरा रूल से देखते हैं क्या है। सुमन कुमार, इंटरनेट नहीं चल रहा है, हाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, तो आप जो है उसको देख लीजिए, अपने हिसाब से ठीक कर लीजिए। चलिए 3 नंबर, चलिए तीसरा रूल से यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। एक ध्यान रखना है आपको फिगर बनाते समय कि प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र से यानी सी से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ पर पुनः वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है रिटर्निंग चली जाती है। यानी जिस पथ से वह इंसिडेंट होती है उसी पथ से वह रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी दिशा में चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर रूल से देखेंगे भाई। चौथा नियम क्या है, तो यहां देखिए, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर, P ध्रुव को नोट किया जाता है, नोटिस किया जाता है, निरूपित किया जाता है P से ध्रुव को। ठीक है ना, तो P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण
तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समकोण बनाती है। यहाँ देखिए, ये जो है एकदम P बिंदु के करीब, यहाँ P पे अगर जो है इंसिडेंट होता है, आपतित होती है प्रकाश की किरणें, तो वहां से एकदम क्रॉसली क्रॉस जो है यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से तिर्यक जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से। चलिए, तो इन सारे नियमों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब आगे देखते हैं कि अगर वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे तो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका स्थान कहाँ होगा। ठीक है, चलिए क्लियर जो है दिख रहा होगा। चलिए, दिख रहा है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, मतलब कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस तरह का बनेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन देखेंगे कि अगर अनंत पे वस्तु को हम रखते हैं, इनफाइनाइट पर, ठीक है, तो वो जो है कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है तो फोकस पे। ध्यान देना है कि अगर इनफाइनाइट पे अगर हम वस्तु को रखते हैं तो वो जो है कहाँ पे बनता है, फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, थोड़ी और जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। चलिए, अब आप अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, फोकस पर होगा। और प्रतिबिंब का आकार किस तरह का होगा तो बहुत ही छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। और प्रकृति की बात करें तो वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। चलिए, दूसरा देखेंगे, सी से परे, मतलब सी से अगर बाहर की तरफ अगर रखते हैं, अर्थात सी से बाहर की तरफ अगर वस्तु को रखेंगे, सी से थोड़ा दूरी पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी तो एफ तथा सी के बीच, मतलब फोकस और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा। और इसकी आकार की बात करें तो छोटा होता है और प्रकृति जो है वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम यहाँ पे सी पे रखते हैं वस्तु को, ठीक है, वस्तु को अगर हम सी पर रखें, ठीक है। अच्छा, आवाज का प्रॉब्लम है, 1 मिनट देख लेते हैं। सी यानी वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा। भाई आवाज तो क्लियर है, आप लोग जो देख लीजिए, अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए आप लोग। यहाँ से तो हम देख पा रहे हैं कि आवाज एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोग ना चेक कर लीजिए, अपना चेक कर लीजिए कि हाँ आवाज तो इधर ठीक है। साउंड एकदम जो है ठीक है। हाँ, तो आप लोग ना चेक कर लीजिए भाई, एक बार चेक कर लीजिए और फिर से कमेंट करके आप बताइए। कमेंट करके आप लोग बताइए जो है किस तरह आवाज जो है ठीक है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु को सी पर रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। मतलब इस कंडीशन में आपको जो है प्रतिबिंब समान साइज वाला, ठीक है, जितना आकार वस्तु का होगा उतना ही आकार जो है प्रतिबिंब का भी होगा। समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा जो वास्तविक तथा उल्टा होगा।
चलिए चौथा कंडीशन में देखेंगे कि अगर वस्तु को C तथा F के बीच रखें, C तथा F के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो वो जो है C से परे, मतलब C से थोड़ा दूर पे प्रतिबिंब बनता है। और किस तरह का बनता है, तो बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा होगा। प्रकृति की बात करिएगा तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में आभासी तथा सीधा बनता है, बाकी सारे कंडीशन में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, 5 नंबर, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 नंबर है। अब वस्तु को अगर F पर रखते हैं फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, और अनंत पर बनने वाली वस्तु को आप जो है कहाँ कितना बड़ा पा सकते हैं, तो वो जो है काफी बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, अत्यधिक बड़ा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, छठा देखेंगे, P तथा F के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच, अगर ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि P और F के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो वह जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस तरह का बनता है। तो जैसे P और F आएगा तो ट्रिक देखिए, P से पीछे, ठीक है, तो दर्पण के पीछे चला जाएगा। इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा बनता है, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनता है, यानी आभासी का मतलब काल्पनिक। ठीक है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो जो है सीधा बनता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से किरण आरेख देखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे और किस तरह का जो है आरेख प्राप्त होगा। तो चलिए पहला देखिए, वस्तु को अगर अनंत पे रखा जाए, इनफाइनाइट पे, ठीक है ना, जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें जो आती है वो इनफाइनाइट का स्रोत मान लेंगे उसे। यहाँ से देखेंगे ये दर्पण हो गया, तो पहला प्रकाश की किरण हमें ले जाना है मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है। ठीक है, रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ ले जाएंगे समांतर, ये जो है दर्पण पर पड़ेगी। तो दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर के ये जो है कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है, जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें होती है वो जो है फोकस से होकर के परावर्तित होकर के निकलती है। ठीक है, चलिए, और इधर से भी नीचे से अगर एक प्रकाश की किरण लेते हैं तो ये भी जो है कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें जो है आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 किरणें लेंगे तभी जो है प्रतिबिंब बन पाएगा। चलिए, तो इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पे आप पाएंगे, तो यहाँ देखिए, ये देखिए सीधा जो है वस्तु रखा गया है, लेकिन इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनना, तो किस तरह का बना, उल्टा बना। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे, सी से परे। सी से परे आप समझ रहे हैं ना, परे का मतलब होता है अलग, दूर होता है। तो सी से थोड़ा सा दूरी पे अगर रखते हैं वस्तु को, ठीक है, तो सी से अगर परे रखेंगे तो देखिए कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब। ये देखिए, अब वस्तु को सी से थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे रखा जा रहा है, अलग यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के जो है मुख्य फोकस से होकर निकली। फिर यहाँ से एक किरण जो है फोकस से होकर लेंगे, तो ये जो है मुख्य अक्ष के सी और एफ के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है। चलिए तीसरा देखिए, अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यहाँ से देखिए तो, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली और रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से, फिर यहाँ से नीचे से एक प्रकाश की किरणें अगर हम यहाँ से बी से, ए बी जो है आपको वस्तु है, ए बी वस्तु है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब देखिए एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, ठीक है ना, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा,
जो कि उल्टा है, और देखिए सेम जो है वस्तु के बराबर है, ठीक है ना, और कहाँ पे है, सी पे ही है। जहां मतलब वस्तु है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आरेख बनाना आप लोग जो है सीख लीजिएगा, बेहतर रहेगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए अगला देखेंगे। चलिए 4 नंबर में देखेंगे सी और एफ के बीच वस्तु को कहाँ रखना है, सी तथा एफ के बीच रखते हैं। तो सी तथा एफ के बीच अगर हम वस्तु रखें, यहाँ पे रखा गया, ये भी वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगी, एफ से होकर जो है परावर्तित होकर निकलेगी। पुनः यहाँ से एक जो है सिरे से फोकस से होकर गुजरेगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ देखिए जहाँ पे पॉइंट दोनों जो है मिलेगा लाइन, वहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, अर्थात यहाँ पे प्रतिबिंब इसका उल्टा बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो सी से परे बन रहा है, सी से दूर बन रहा है, यहाँ देख लीजिए सी से बाहर बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी से परे, ठीक है, सी से दूर बनेगा इसका प्रतिबिंब। सी तथा एफ के बीच अगर वस्तु को रखे तो सी से परे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए अब एफ पर रखते हैं, वस्तु को अगर एफ पर रखेंगे फोकस पर, तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे अगर रखिएगा तो देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ पे जाएगी इधर, और यहीं पे इसी पथ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी, बाहर जाएगी। फिर एक लाइन जो है यहाँ से इसके पैरेलल अगर हम लेते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकलेगी। देखिए ये दोनों कहीं जो है नहीं मिलेगी, ये दोनों जो है रिफ्लेक्टेड रे ये कहीं नहीं मिलेगी, मतलब जो है ये अनंत पे जा रहा है, ठीक है। पी तथा एफ के बीच अगर वस्तु को रखिएगा, ध्रुव और फोकस के बीच, एफ यहाँ पे है, देखिए एफ और पी के बीच, ठीक है, तो ए भी वस्तु हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगी तो इसी पथ पे जो है रिटर्निंग आ जाएगी। अब इसे जैसे आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से एक रेज लेंगे, ये रिफ्लेक्ट होगी। अब दोनों को जैसे पीछे की तरफ दर्पण के पीछे मिलाएंगे तो ये जाकर के यहाँ पे कटेंगे, देखिए, और इससे जो है देखिए सेम वस्तु की तरह ही प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, ठीक है। वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, लेकिन क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है, सीधा होगा। और दर्पण के अगर पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, काल्पनिक होता है, मतलब आभासी होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, काफी जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है, आप जो है क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं। चलिए देखिए अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। अवतल दर्पण के उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट जो है, जैसे कि मतलब अगर दूर की वस्तु को देखना हो, सर्च करना हो, जैसे सैनिकों के पास होता है बॉर्डर पे, अगर इधर से ही कैंप से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेंज में जो है इस वस्तु को देखना है तो सर्च लाइट का प्रयोग किया जाता है। और वाहन का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट आप समझ रहे हैं, हेडलाइट जो बल्ब होता है आगे का, उसे हेडलाइट हम लोग कहते हैं। इस सारी चीजों में जो है प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बड़ा बनता है, इसीलिए जो है डॉक्टर लोग भी इसका प्रयोग करता है। मुंह में अगर जैसे इसका जो है दांत के सामने रखा जाता है तो दांत का प्रतिबिंब उस दर्पण में बड़ा दिखने लगता है और आसानी से डॉक्टर उसका इलाज कर देता है, देख लेता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण या हजामती दर्पण भी कह सकते हैं, ठीक है, हजामती दर्पण कह सकते हैं इसे। हजामती के लिए दाढ़ी बाल वगैरह काटने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा इससे दिखता है। चौथा अगर हम बात करें तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, प्रकाश को एक पॉइंट पे जो है एकत्रित कर देता है, ठीक है, इसलिए सौर भट्टी में इसका ही प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ना इसका जो है नोट्स कर लेंगे इसको।
नोट करके जो है याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उत्तल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, आरेख के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आरेख का नियम जो होगा उत्तल दर्पण में क्या होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं। चलिए आपको क्लियर एकदम दिख रहा होगा यहाँ से। उत्तल दर्पण में नियम जो प्रतिबिंब बनाने का नियम है, उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख फोकस को अपसारित होती प्रतीत होगी। देखिए इसमें क्या होगा कि मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी। ठीक है ना, यहाँ से मुख फोकस से अपसारित होकर के प्रतीत होगी, ये जो है दर्पण के यहाँ से पीछे देखिए। ठीक है, डॉटेड लाइन से मिलाया गया है। चलिए दूसरा देखिए, उत्तल दर्पण के मुख फोकस से गुजरने वाला किरण, उत्तल दर्पण के मुख फोकस से होकर के गुजरने वाले जो किरण है परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर निकलेगी। मतलब यहाँ फोकस से जो भी किरणें निकलती है वो जो है आपको यहाँ से क्या होगा, देखिए इस जो है आपतित हो रही है, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, जो होकर के अगर मिलाएंगे आगे तो मुख फोकस से पास करेगी, तो ये जो है रिफ्लेक्ट होकर के सीधा जो है एकदम मुख अक्ष के समांतर निकलती है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, तीसरा रूल्स देखेंगे यहाँ पे। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। वक्रता केंद्र की ओर अगर जो निर्देशित किरण होता है परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाती है। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है और ये जो है कहाँ पे जा रही है, सेंटर की तरफ, वक्रता केंद्र की तरफ, तो पुनः इसी पथ पे जो है रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देखेंगे, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख अक्ष से समान कोण बनाती है। ठीक है ना, चलिए यहाँ से प्रकाश यहाँ से इंसिडेंट होगी और यहाँ से जो है तिर्यक उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति कहाँ होगी, आरेख किस तरह का होगा, सारे चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए जूम कर देते हैं ताकि जो आप आसानी से अच्छी तरह से देख पाए, आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक आकार। बिंब की स्थिति, पहला वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, अगर वस्तु को अनंत पे हम रखते हैं तो वो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा,